बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने जहां पिछली बार जो है ऑफ किया था वहीं से शुरू करेंगे। जो है मध्यकाल में भारत आने वाले तीसरे यात्री फ्रांसवा बर्नियर के बारे में अब हमें चर्चा करनी है। एक विशिष्ट चिकित्सक, ये क्या थे? पेशे से एक जो है विशिष्ट चिकित्सक थे। अब इसमें देखिए कई यात्रियों के बारे में पहले हम फ्रांसवा बर्नियर से पहले जो यात्री आए उनके विषय में सबसे पहले हमें पृष्ठभूमि देखनी होगी। तो वो देखते हैं, चलिए देख रहे हैं कि लगभग 1500 ईस्वी में जब पुर्तगाली भारत आ गए, 1498 ईस्वी में जो है पुर्तगाली भारत आ चुके थे। बच्चों, मैं आपको जो है थोड़ा नॉलेज के लिए बता देती हूँ। तो उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत जो है वृत्तांत भी अपने लिखे थे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोग जैसे जेसुइट रोबर्टो नोबिली ने तो जो था के भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। अब सबसे प्रसिद्ध जो है लेखकों में एक नाम आता है दुआर्ते बारबोसा का। उसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। देखिए, दक्षिण भारत विशेषकर जो है दुआर्ते बारबोसा का जो था, विजयनगर साम्राज्य में इन्होंने काफी यात्राएं की थी, जो कि हम अगले जो है उसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बाद में क्या था, कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत आने वाले जो थे डच, अंग्रेज, देखिए डच भी आए, अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब इनमें एक प्रसिद्ध नाम किसका था? फ्रांसीसी जोहरी जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार जो है भारत की यात्रा की थी। वह विशेष रूप से भारत की जो है व्यापारिक स्थितियों से बहुत जो है प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी। ओटोमन साम्राज्य अर्थात तुर्की साम्राज्य। इनमें से कई यात्री इतालवी चिकित्सक, जैसे कि इतालवी चिकित्सक मनुकी, कभी भी यूरोप नहीं गए और भारत में ही बस गए। ये बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इतालवी चिकित्सक मनुकी भी थे जो कभी यूरोप वापस गए ही नहीं, बल्कि वो भारत में बस गए। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है हम फ्रांसवा बर्नियर के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रांसवा बर्नियर जो है एक क्या था? एक चिकित्सक था, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। राजनीतिक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था और चिकित्सक भी था। कई लोगों की तरह अब देखिए प्रश्न यह उठता है कि वह भारत क्यों आया। अब कई लोगों की तरह वह भी जो है मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। अर्थात वह ये देखना चाहता था कि भारत में जो है मुगल साम्राज्य में कितने अवसर हैं, अर्थात काम करने का या अन्य कोई व्यापारिक बहुत से उद्देश्य जो है इनके सामने उस समय थे। वह जो है 1656 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक भारत में जो था 12 वर्ष तक रहा। अब मुगल दरबार से जो है नजदीकी रूप से भी वह जुड़ा रहा। पहले कैसे जुड़ा? सम्राट शाहजहां के, देखिए प्रश्न जो है 1-2 नंबर में आ सकता है आपके पास कि कैसे जुड़ा वो। सबसे पहले शाहजहां के जो बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में, पहले उनका जुड़ा हुआ और बाद में जो था मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर थे दानिशमंद खान, उनके साथ एक बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में वह रहा। अब चर्चा करते हैं हम 3.1 के विषय में, पूर्व और पश्चिम की तुलना। अब देखिए फ्रांसवा बर्नियर किस प्रकार से पूर्व और पश्चिम की तुलना करता है। अब बर्नियर ने जो था भारत देश के जो है कई भागों की यात्रा की और जो उसने देखा उसके विषय में उसने विवरण भी लिखे। सामान्यतः भारत में वह जो देखता उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से अवश्य करता था और उसने जो अपनी कृति लिखी भारत में रहने के दौरान उसने उसे फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया और कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्र के रूप में भी उसने लिखे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में जो था बर्नियर ने भारत की जो भी स्थितियां थी उन्हें यूरोप से तुलना करके जो है उन्हें काफी दयनीय बताया। अर्थात भारतीय स्थितियों को उसने बहुत कम आंका और उन्हें दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था।
फिर भी जब उसके कार्य जो थे प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृतांत जो थे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। अब देखिए इस पृष्ठ पर जो है दो चित्र हैं। पृष्ठ पर यदि हम ऊपर की ओर रुख करते हैं तो फ्रांसवा बर्नियर को जो है यहाँ पर यूरोपीय पोशाक में दिखाया गया है। जब वो भारत आया देखिए किस प्रकार से जो है उसने अपने वस्त्र पहने हुए हैं और ये एक विशेष प्रकार की यूरोपीय टोपी उसके पास है। और जब नीचे देखते हैं उसे भारतीय पोशाक में तो ये उस समय की चिर परिचित जो है मुगल काल में चलने वाली, मुगल दरबार में कहें तो चलने वाली एक विशेष प्रकार की पोशाक है। और भारतीय उस समय जो है उसने जो सिर पर चलन था वो उसने पहना हुआ है एक टोपी के रूप में ही। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। स्रोत 4 है इसमें बच्चों सबसे पहले, किंतु हम इसे बाद में पढ़ेंगे। पहले जो है बर्नियर को जो है कंप्लीट कर लेना है हमें कि बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 और 71 में प्रकाशित हुए। देखिए प्रश्न उठना जो है एक सहज ही बात है कि उसके कार्य जो थे कब प्रकाशित हुए, 1670 और 71 में, और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतालवी भाषाओं में भी इनका अनुवाद हुआ। देखिए उसका यात्रा वृत्तांत कितना अधिक जो है प्रसिद्ध हुआ कि उसका कई भाषाओं में अनुवाद हो गया। 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था, अर्थात बार बार जो है वो छप रहा था और 8 बार छपा 25 वर्षों के बीच। और 1684 तक ईस्वी तक यह 3 बार अंग्रेजी में भी पुनर्मुद्रित हो चुका था। वह अरबी और फ्रांसीसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 ईस्वी से पहले सामान्यतः प्रकाशित होते थे कि पूरी तरह से विपरीत था। विपरीत क्यों था? क्योंकि ये बार बार पुनर्मुद्रित हो रहा था और यह प्रसिद्ध भी था। अब जो है अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न पर देखिए, अगला 4th पॉइंट है, तो इससे पहले हम जो है स्रोत के बारे में क्लियर कर लेते हैं कि स्रोत में जो है क्या दिया हुआ है। तो मुगल सेना के साथ जो है इसमें बर्नियर की यात्रा का जो है वर्णन है कि उसे जो है मुगल सेना के साथ जब यात्रा उसे करनी पड़ी तो उसे किन किन चीजों को दिया गया। अब सेना कहाँ जा रही थी? कश्मीर की तरफ कूच कर रही थी, तो उसे जो है इसमें जो जो दिया गया उन सब का वर्णन है, जैसे कि घोड़े, वस्त्र और जो है उसकी रख रखाव की चीजें, उसके साथ एक खानसामा भी था खाना बनाने के लिए, और पानी रखने के पात्र, उसके सेवक और बहुत सारी चीजें जो उसे दी गई, इन सब का वर्णन इसमें है। बहुत अधिक जो है दिया गया है। अब बराबर में देख लेते हैं कि भारत के विषय में विचारों का निर्माण व प्रसार। भारत के विषय में देखिए विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्री वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन में सहायता की। देखिए निश्चित ही ये बात बिल्कुल सही है कि जब किसी देश के बारे में बुद्धिजीवी वर्ग या यात्री जो है अपना यात्रा वृत्तांत लिखते हैं तो उसके विषय में एक सोच जो है वो विकसित हो जाती है। अब बाद में क्या हुआ कि 1750 ईस्वी के बाद जब शेख इतिशमुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की जो है छवि का सामना करना पड़ा, अर्थात भारतीय समाज की जो छवि वहां बन चुकी थी उससे उन्हें जो है दो चार होना पड़ा, रूबरू होना पड़ा। उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास भी हालांकि किया था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं और देखते हैं एक अपरिचित संसार की समझ, अल बिरूनी तथा संस्कृतवादी परंपरा। इसे देखिए हम पहले भी जो है पढ़ चुके हैं अल बिरूनी को, क्योंकि फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट इस चैप्टर में भारत आने वाला यात्री था वो अल बिरूनी के बारे में ही वर्णन है। अल बिरूनी ही वो था। अब इसमें देखते हैं कि समझने में उसे क्या बाधाएं आई और किस प्रकार से उसने उन पर विजय प्राप्त की, अर्थात भारत के विषय में उसे किन किन चीजों को समझना था और किन किन बाधाओं से उसे दो चार होना पड़ा और उन पर विजय कैसे उसने प्राप्त की।
अब जैसे कि हमने देखा है कि यात्रियों ने जो भी देखा भारत में उपमहाद्वीप में, उसकी तुलना उन्होंने जो है अपने समाज से की। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि भी सबने जो है अपनाई। सबने देखिए एक जैसी विधि नहीं अपनाई। उदाहरण के लिए अल्बेरूनी ने अपने लिए जो है निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। अल्बेरूनी को पता था कि भारतीय समाज के बारे में यदि समझना है तो कुछ समस्याएं भी वहां पर हैं। उसने कई अवरोधों की चर्चा की जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। इनमें से पहला अवरोध था भाषा का। देखिए, भारतीय भाषा से चूंकि वह परिचित नहीं था, उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। देखिए, अरबी और फारसी का वह भली भांति जानकार था, किंतु संस्कृत जो है एक अलग प्रकार की भाषा थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है हम देखते हैं कि उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध क्या था। धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। देखिए, भारतीय धार्मिक अवस्था अलग थी और प्रथाएं भी यहाँ पर अलग प्रकार की थी। उसके अनुसार जो है तीसरा अवरोध क्या था। तीसरा अवरोध था अभिमान का था कि किस प्रकार से जो है भारतीय लोग जो थे अपने आप को ऊंचा समझते थे। अब यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल्बेरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। अर्थात जो भी उसने भारतीय समाज के बारे में जानना चाहा तो उनका माध्यम उसने ब्राह्मणों द्वारा रचित ग्रंथों को बनाया। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए जो है वेद जो थे, पुराण, भगवत गीता और पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से अनेक उदाहरण जो हैं को लिए हैं। 4.2 में है अल्बेरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। देखिए, अल्बेरूनी ने भारतीय समाज में काफी रूप से व्यापक जाति प्रथा का किस प्रकार से वर्णन किया है, इसमें जो है वो बताने का प्रयास किया गया है। अल्बेरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी। फारस, पर्शिया, घुड़सवार, शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित, चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कौन थे? कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। अर्थात जाति व्यवस्था या यूं कहें कि एक सामाजिक विभाजन भारत में ही सीमित नहीं था, बल्कि यह अन्य जगह भी मौजूद था। इसके साथ ही उसने यह भी दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी कि जो है किस प्रकार से वे लोग अपनी धार्मिकता का पालन कर रहे थे। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल्बेरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। देखिए, ब्राह्मणवादी व्याख्याओं पर वह जो है पूरी तरह निर्भर था, किंतु अपवित्रता की मान्यता को उसने नहीं माना। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल भी हो जाती है। जैसे कि सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अब अल्बेरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा, नेक्स्ट प्रश्न पर अब हम देखते हैं इसका अगला हिस्सा, यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन जो है असंभव हो जाता। उसके अनुसार जो है जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। अर्थात अल्बेरूनी का कहना यह था कि जो अपवित्रता की धारणा जो है मनुष्य ने बना रखी है वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अब इसमें नीचे भी देखते हैं उसने क्या लिखा है जाति व्यवस्था के विषय में। अल्बेरूनी का जो था विवरण जो था, उसके नियामक जो थे संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। देखिए, संस्कृत ग्रंथों में जिस प्रकार से समाज का विभाजन किया गया था
ठीक उसी प्रकार अल-बिरूनी ने भी अपने ग्रंथ में उसे लिखा। अब जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले कुछ नियम भी उसने लिखे, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अंत्यज शाब्दिक रूप से जो है व्यवस्था से परे, अर्थात जो किसी वर्ण व्यवस्था, किसी जाति व्यवस्था में भी लोग नहीं थे, उनसे जो है यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध कराएं। दूसरे शब्दों में, हालांकि ये अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में जो है शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ने से पहले हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि जो है बॉक्स में क्या लिखा है। अल-बिरूनी ने जो था, विशाल पहुंच वाली एक भाषा, ये संस्कृत के बारे में जो है अल-बिरूनी ने लिखा है कि भारत के विषय में यदि जानना है तो आपको संस्कृत के विषय में जानना ही होगा, क्योंकि जो है अरबी भाषा की तरह जो है बिल्कुल नहीं थी संस्कृत, उससे बिल्कुल अलग थी, विस्तृत थी, और इसमें शब्द, कई शब्द मूल व्युत्पन्न दोनों में प्रयुक्त भी होते थे, और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए भी होता था, जिन्हें भली प्रकार से समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से एक दूसरे से अलग किया जाना आवश्यक था। अर्थात संस्कृत को जो है वो काफी क्लिष्ट मानते हैं, काफी कठिन मानते हैं, ईश्वर ही जानता है। अब यात्री जो है देखिए हमेशा उन्हें बताई गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। अल-बिरूनी को जब ऐसी लकड़ी की मूर्ति की कहानी के बारे में पता चला जो 2,16,432 वर्षों तक अस्तित्व में रही, तो अल-बिरूनी कहता है कि इतने लंबे समय तक कोई लकड़ी की चीज कैसे जो है रह सकती है अस्तित्व में, क्योंकि भारत की हवा और मिट्टी जो है काफी आर्द्र होती है। तो इसके आगे वो एक प्रश्न चिन्ह छोड़ जाता है कि ईश्वर ही जानता है, एक जो है विस्मय बोधक चिन्ह जो है उसने यहाँ पर लगा देकर छोड़ दिया है। नेक्स्ट जो स्रोत है, स्रोत 5, वर्ण व्यवस्था। अब अल-बिरूनी ने देखिए वर्ण व्यवस्था का सेम वही वर्णन प्रस्तुत किया है जैसा कि हम पीछे पढ़ आए हैं वैदिक काल में। वैदिक काल में हमने क्या पढ़ा? वैदिक काल में हमने ये पढ़ा, एक विशाल पुरुष जो थे उनके शरीर के किन किन अंगों से किन किन वर्णों का जो था उद्भव हुआ था। जैसे कि मुख अर्थात सिर से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से जो थे वैश्य उत्पन्न हुए, और चरणों से शूद्र। तो इसी प्रकार की सेम जो है ब्राह्मणीय व्यवस्था को अल-बिरूनी ने स्वीकार किया है। अब बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर जो है इनमें मिल गए हैं। चलिए उनके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट के बारे में मैं आपको जो है पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, कि इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे थे उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। देखिए इब्न बतूता जो है अफ्रीका के मोरक्को नगर से आया था और ऐसी संस्कृति से आया था जो भारत से निम्न कोटि की थी। इसके विषय में जो है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भलीभांति बताया है जब हमने इब्न बतूता के ऊपर चर्चा के विषय में जो है चर्चा की थी। तो इस प्रकार से भारत में जो भी उसने चीजें देखी वो उसे सर्वश्रेष्ठ लगी, और कई को उसने जो है कौतूहल के जो है दृष्टांत के रूप में देखा। अब दूसरा यात्री जो था बर्नियर। अब बर्नियर चूंकि यूरोप से आया था और ऐसी जगह से आया था जो भारत से कुछ उच्च वर्ग की, उच्च कोटि की जो है व्यवस्था थी, इसलिए जो है उसने भारत और अपने पूर्व की जो है संस्कृति की आपस में तुलना की, और भारतीय संस्कृति को उसने निम्न कोटि का बताया। इसका वर्णन हम अभी बर्नियर के बारे में जो दृष्टांत पढ़कर आए हैं उसमें भली भांति दिया हुआ है। तो इस प्रकार जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर लेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। 6 क्वेश्चन ये है, जाति व्यवस्था के संबंध में अल-बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। देखिए जाति व्यवस्था के बारे में अल-बिरूनी के विषय में हमने जो अभी पढ़ा है
वो इसका उत्तर है। आप बच्चों से भली बात के अध्ययन कर लें और उसमें से जो सेलेक्टेड चीजें हैं वो यहाँ पर इसमें इसके उत्तर के रूप में आ जाएंगी कि भारत की जाति व्यवस्था के संबंध में अल-बरूनी ने किस प्रकार से चर्चा की है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो शेष रह गया है इस चैप्टर में उसके विषय में हम अगली वीडियो अर्थात कल जो है अगली वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। और जो बच्चे देखिए मैं अभी भी कह रही हूँ, जो बच्चे छूट गए हैं पहले कोर्स से या पहले जो है टच में नहीं थे वो जो है अभी भी चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर ये, तो उसमें आपको फर्स्ट से लेकर अब तक की सारी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगी। और बच्चों इसी कामना के साथ कि आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।